ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने समझनी है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है और ये देखना है कि किन फैक्टर से वो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ये ब्लड की वो अमाउंट होती है जो कि दोनों वेंट्रिकल्स एक ही बीट में पंप आउट करते हैं या इजेक्ट आउट करते हैं, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी होता है। अब हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो क्या चीज़ होती है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास ब्लड का वो वॉल्यूम है जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन से पहले, ठीक है। रिलैक्सेशन फेज जो है वो उसकी कंप्लीट हो रही होती है, ब्लड फिल हो रहा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है। तो उससे पहले जो वॉल्यूम हमारे पास ब्लड का प्रेजेंट होता है बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, यू कैन से, उसको हम कहते हैं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास वो वॉल्यूम होता है ब्लड का जो कि वेंट्रिकल्स ने पंप आउट कर दिया होता है और उसके बाद जो वॉल्यूम रह जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो वॉल्यूम रह जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, हार्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, यानी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन या आफ्टर द पंपिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। जो हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर बच जाता है ब्लड, उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास होता है 140 मिलीलीटर और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 170 मिलीलीटर होता है, सॉरी। और हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 मिलीलीटर आ जाता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो किन किन चीज़ों से इंक्रीज़ होता है और किन किन चीज़ों से जो है वो डिक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होता है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी से, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइटी जब स्ट्रेस में होता है हार्ट या फिर, तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। या एक्सरसाइज के दौरान कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की ज़्यादा होती है, हार्ट जो है वो ज़्यादा पंप कर रहा होता है ब्लड को, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्री लोड और आफ्टर लोड। अब प्री लोड हमारे पास क्या है, प्रीलोड हमारे पास क्या होता है कि ये भी अमाउंट ऑफ द ब्लड है जो कि पहले से ही वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्ट्रेचिंग होने से पहले, यानी ब्लड की कॉन्ट्रैक्शन से पहले, इसको हम वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमारे पास जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है ना ब्लड का, उसको हम वेंट्रिकल्स के अंदर, उसको हम प्रीलोड कहते हैं, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा होगा, यानी हमारे पास वॉल्यूम पहले ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो जब स्ट्रेच होगा तो तब भी तो वॉल्यूम आगे ज़्यादा ही जाएगा ना, तो उसको हम कहते हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब आफ्टर लोड अगर कम होगा तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा कैसे। अब आफ्टर लोड हमारे पास क्या होता है, आफ्टर लोड से मुराद ये है कि जितनी फोर्स या फिर जितना लोड जो है वो हमारा हार्ट लगा रहा है किसके अगेंस्ट, जब हमारा ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट हो रहा है या वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को पंप करें, तो उस टाइम जो फोर्स लग रही होती है ना, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। या फिर उस लोड को या उस फोर्स को हम आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। अगर ये कम होगा तो हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास तीन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है, दो चीज़ों के बढ़ने से वो बढ़ रहा है और एक चीज़ के कम होने से वो फिर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अ फेलिंग हार्ट हैज़ डिक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम कम कब हो सकता है, किस तरह से कम होगा, जब हमारे पास सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, जब हमारी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में कोई मसला आ रहा होगा, उस टाइम हमारा हार्ट जो है वो पंप ही सही कर रहा होगा ब्लड को, तो फिर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम आएगा। और एक फेलिंग हार्ट, जो हार्ट भी सही काम नहीं कर रहा, तो उसके अंदर जो है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम होगा। उसके बाद आ जाती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज विद। अब वो कह रहा है कि ये दोनों तो इंक्रीज़ होते हैं। पहले हमने ये देखा कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ। अब वो कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं किन किन चीज़ों की वजह से। ये हमारे पास तीन, उसने चार चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की जो है वो इंक्रीज़ होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी वही है कि हार्ट की एबिलिटी कि वो कॉन्ट्रैक्शन कितनी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास आता है कि पहला वो जो प्रोसीजर बता रहा है, कैटाकोलामाइन स्टिमुलेशन वाया बीटा वन रिसेप्टर्स। कैटाकोलामाइन की जब हम स्टिमुलेशन देंगे बीटा वन रिसेप्टर्स के ज़रिए जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कैल्शियम चैनल जो है वो फॉस्फोरिलेशन उनकी होगी, ठीक है जी, स्टिमुलेटरी प्रोटीन के ज़रिए से।
कैल्शियम चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन होगी, कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आएगा। जब कैल्शियम सेल के अंदर आएगा तो वो जो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर हुआ होता है वो उसको भी वहाँ से बाहर निकलवाएगा और रिलीज़ करवाएगा। जब कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा वो कहता है फोस्फोफ्लाविन, पहले से वो इनएक्टिव होते हैं, जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो वो एक्टिव हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, कैल्शियम एटीपीएस को एक्टिव कर देंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जब कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी उसकी स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास ये होगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज़ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ये वैसे ही बात उन्होंने बताई कि अगर कैल्शियम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। फिर कह रहा है कि डिक्रीज्ड एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम, डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अगर हमारे पास कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर जो हमारे पास सोडियम है वो बाहर कम हो रहा है, उसी निस्बत से सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो उतना बाहर नहीं जाता, ठीक है, वो कम बाहर जाता है, कम उसकी डिक्रीज़ हो जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम, जिसकी वजह से भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कैल्शियम जो है वो बढ़ रहा है ना सेल के अंदर, इस वजह से। फिर हमारे पास जो है वो डिजिटेलिस एक आता है, ड्रग आती है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे ब्लॉक कर देता है सोडियम पोटाशियम पंप को। अब सोडियम पोटाशियम पंप को जब वो ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, इंक्रीज़ इन इंट्रासेलुलर सोडियम, डिक्रीज़ इन सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एक्टिविटी, जिसकी वजह से इंक्रीज़ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। फिर बात वही आती है कि हमारे पास कैल्शियम जो है वो जब सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तब। अब वो 2-3 तरीक़ों से उन्होंने बताया कि एक तो जब हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी कैटेकोलामाइन स्टिमुलेशन की वजह से, तब हमारे पास वो सारा डी स्टिमुलेटरी प्रोटीन कपल चैनल से सब चलेगा सिस्टम, और हमारे पास कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर दूसरी, हमारे पास अगर ये वाली प्रोटीन एक्टिव हो जाए फिर भी कैल्शियम स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी। फिर तीसरी, सेल के अंदर अगर कैल्शियम ही ज़्यादा हो जाए। फिर चौथी के हमारे पास अगर सोडियम जो है वो सेल के बाहर कम हो जाए, अगर सेल के बाहर सोडियम कम हो जाएगा तो फिर कैल्शियम तो अंदर ऑफ कोर्स इंक्रीज़ ही होगा। उसके बाद हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप भी होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। उसमें क्या होगा कि इंक्रीज़ इंट्रासेलुलर सोडियम। अब इसमें वो कह रहा है कि सेल के अंदर सोडियम जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सोडियम और कैल्शियम की एक्सचेंजर एक्टिविटी ही कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी, सेल के अंदर सोडियम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो गई, यानी अब कैल्शियम भी नहीं बाहर जा रहा और सोडियम भी नहीं बाहर जा रहा, तो हमारे पास जो इंक्रीज़ इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन सब चीज़ों से उसने कहा है बढ़ रही है, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम किन किन चीज़ों से जो है वो कम होता है। अगर हम बीटा 1 ब्लॉकेट दें, यानी साइक्लिक एएमपी को हम जो है वो कम कर दें, उसको ब्लॉक कर दें, तो फिर उसकी स्टिमुलेशन ही नहीं होगी। स्टिमुलेशन नहीं होगी तो हमारे पास कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ ही नहीं होगा, ना कैल्शियम स्टोरेज होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और कैल्शियम जो है वो हमारे पास सेल के अंदर ज़्यादा नहीं होगा। फिर हार्ट फेलियर, फिर सिस्टोलिक डिसफंक्शन, हमारे पास हार्ट फेलियर होता है जिसके अंदर हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, यानी उसके एक कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो कोई मसला आ रहा होता है, वो सही से नहीं हो रही होती, तो उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी और हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। एसिडोसिस अगर हो जाए, हाइपोक्सिया या फिर हाइपरकेपनिया हो जाए, अगर हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाए तब भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम होगा। या फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए। फिर नॉन हाइड्रोडायरेपिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अगर ये हमारे पास जो हैं हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। उसके बाद प्री लोड है, वही हमने पहले पढ़ा कि प्री लोड जो है वो ब्लड होता है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, बिफोर द स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट। प्री लोड approximated by ventricular and diastolic volume, वही बात है, डिपेंड्स ऑन वीनस टोन एंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ये हमारे पास वीनस टोन पे और हमारी ब्लड जो कितना वॉल्यूम सर्कुलेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो अगर हमने प्री लोड को ही कम करना हो तो हम वीनस वैसोडाइलेटर्स देते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, उसकी वजह से उस प्री लोड जो है वो कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। आफ्टर लोड जो है
आफ्टर लोड क्या है, फोर्स और द लोड अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट टू इजेक्ट द ब्लड, ठीक है, फ्रॉम वेंट्रिकल्स। तो इसको हम स्क्वीज़ भी कह सकते हैं कि जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। आफ्टर लोड अप्रोक्सीमेटेड बाय माइट्रल मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़, अगर आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ वॉल टेंशन पर लेप्लेस लॉ। वो कह रहा है कि अगर आफ्टर लोड हमारे पास ज़्यादा होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो वॉल की जो टेंशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि इसको हम मीन आर्टीरियल प्रेशर भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर हम आर्टीरियल वेज़ोडायलेटर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, जो कि उसको आफ्टर लोड को कम करेंगे। उसके लिए हाइड्रोलाजीन वगैरह है, एसी इनहिबिटर्स या फिर एआरबीज जो हैं वो दोनों ही कम करते हैं। वो प्री लोड को भी कम करते हैं और आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। इसके अलावा क्रोनिक हाइपरटेंशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हुआ होता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होता है ना, आफ्टर लोड इंक्रीज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, वॉल टेंशन हो गई, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल कंपनसेट करने की कोशिश करता है पहले तो आफ्टर लोड को, ठीक है, अगर जो बढ़ा हुआ आफ्टर आफ्टर लोड है। किस तरह से, बाय थिकनिंग हाइपरट्रोफी इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ वॉल टेंशन को कम करने के लिए वो क्या करता है, हाइपरट्रोफी जो है वो कॉज करवाता है। और इसी तरह उसने कहा है कि जिनका मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है, जिनको हाइपरटेंशन का इशू है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, उनके अंदर तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती ही होती है। फिर तीसरी बात आ गई मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किस किस तरह से इंक्रीज़ होती है और किस तरह से कम, कैसे हो, कब चाहिए होगी हमें ऑक्सीजन जो है वो, कब चाहिए होगा हार्ट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब ज़्यादा हो रही होगी, जब आफ्टर लोड जो है वो ज़्यादा हुआ है। देखो, प्रोपोर्शनल टू आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, उसको हम आर्टीरियल प्रेशर भी कह सकते हैं। हार्ट रेट जब ज़्यादा हुआ होता है, अब हमें ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होता है। डायमीटर ऑफ वेंट्रिकल्स, अगर वॉल टेंशन इंक्रीज़ हो गई हुई है तो उसको भी हमें कंपनसेट करने के लिए जो है वो ऑक्सीजन है चाहिए होता है। अब ये एक फार्मूला उसने एक बताया हुआ है कि वॉल टेंशन फॉलोज लेप्लेस लॉ। वॉल टेंशन किसके इक्वल होता है, प्रेशर इनटू द रेडियस, और वॉल स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर इनटू द रेडियस ओवर 2 इंटू वॉल थिकनेस, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, बस आपने एज इट इज़ इसको याद करना है, और बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं और पढ़ने वाली हैं कि प्री लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, और किस टाइम पे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, किस टाइम पे जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, हमें कब ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होता है, कब कब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों के बढ़ने की वजह से हमें ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा चाहिए होती है। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, किन दो चीज़ों के बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, और किस एक चीज़ के कम होने से ही स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। फिर किस चीज़ के कम होने से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमें किस तरह से इंक्रीज़ होती है, हमेशा इंट्रासेलुलर कैल्शियम जब इंक्रीज़ होगा उस टाइम पे, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम जो है वो कम हो जाएगा। बाहर अगर सोडियम कम होगा तो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, या फिर हमारे पास फिर वही बात है कि अगर इंट्रासेलुलर सोडियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इंट्रासेलुलर कैल्शियम भी ज़्यादा हो जाएगा, और इससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बढ़ती है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी। और कम किस तरह होती है, बीटा 1 रिसेप्टर जैसे यहाँ काम कर रहा था, तो अगर उसको ब्लॉक कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का इशू है हार्ट फेलियर के साथ, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। एसिडोसिस में हाइपोक्सिया अगर हुआ हुआ है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जो है वो उसका कम हुआ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम हुआ ज़्यादा हुआ हुआ है, तो उस टाइम पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। और हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जब यूज़ करेंगे तब भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। हमारे पास दो तरह के कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर होते हैं, एक नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन और एक डाईहाइड्रोपायरिडीन। तो हमारे पास स्पेसिफिकली अगर ये यूज़ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। दूसरे वाले को हम जो है वो नेक्स्ट आगे फार्माकोलॉजी में जाके पढ़ते हैं, ठीक है।